हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर दिए। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग आएंगे फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर को लेकर के। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। बहुत एकदम बहुत सारे यहाँ पर जो है ना नया चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। पहले सब लोअर क्लासेस में जो है तुम लोग नहीं पढ़े होंगे ये हेरिडिटी ये सब के बारे में। अब हम लोग जो है हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले हम लोग यहाँ जो है ना ये चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का मीनिंग यहाँ पर क्या है, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, हेरिडिटी का मतलब फेनोमेनन होता है, फेनोमेनन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। देखो बहुत सारे ऐसे केस में ना ऐसा होता है कि देखो किसी का जो है नाक लगता है कि बोला जाता है कि तुम्हारे नाक ना पापा की तरह है, तुम्हारा आँख ना मम्मी की तरह है, तुम्हारा लिप्स इसके तरह है, तुम्हारा गाल इसके तरह है, तुम्हारा कलर इसके तरह है, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा कान इसके तरह है, ऐसे करके ना बहुत सारा बोला जाता है। और ये जो है ना बोला जाता है तो ये सही होता है। वो देखो कैरेक्टर्स जो है ना सही मायने में पेरेंट्स से लेकर के चिल्ड्रन में जो है कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, सिर्फ पेरेंट्स से नहीं हो सकता है। देखो मेरा जो है मेरे अंदर में जो कैरेक्टर्स है ना वो मेरे दादी जी से या फिर नाना नानी जी से भी जो है ना मेरे अंदर में आ सकता है कैरेक्टर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा डायरेक्ट एकदम जो पापा मम्मी है उसी से मेरे अंदर में कैरेक्टर आएगा। दादा दादी से भी कैरेक्टर आ सकता है पापा के थ्रू से, ठीक है। और नाना नानी जी के कैरेक्टर भी मेरे अंदर में आ सकता है मम्मी के थ्रू से आ सकता है, ठीक है। तो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टर जो ट्रांसफर करने का जो फेनोमेनन है ना, पूरा जो घटना है उसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म होता है दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस क्या है बच्चे? इनहेरिटेंस जो है ना ये है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, ठीक है। ये क्या है? ये है प्रोसेस, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने का जो प्रक्रिया है ना, यानी कि प्रोसेस है ना, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। और पूरा जो एकदम घटना होता है, पूरा जो एकदम फेनोमेनन होता है कैरेक्टर ट्रांसफर करने का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? हेरिडिटी। उसको हम लोग कहते हैं पूरा जो घटना होता है दैट इज नोन एज हेरिडिटी। एंड सिर्फ प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये इनहेरिटेंस जो होता है ना ये कैसे करके होगा, क्या चीज के जरिए होता है? इट टेक्स प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ किसके जरिए? जीन्स के जरिए होता है। ये जीन के जरिए होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? जीन किसको कहते हैं हम लोग? जीन किसको कहते हैं, ठीक है ना। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब टुकड़ा, मतलब कि पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन होता है जो क्या करता है? विच एनकोड्स फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। विच एनकोड्स फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर मतलब कि एक कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करवाएगा? अपने अंदर में एनकोड करके रखेगा। एनकोड करके रखने का मतलब क्या होता है? एनकोड करके रखने का मतलब एक्सप्रेस कराना होता है। एनकोड करके रखने का मतलब छुपा करके रखना है, यानी कि कैरेक्टर को जो है ना एक्सप्रेस कराने का काम करेगा। सो जीन क्या है बच्चों? जीन जो है ना डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा सेगमेंट है जो क्या करता है? जो अपने अंदर में ना कैरेक्टर छुपा करके रखता है, यानी कि एक कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराता है, ठीक है। तो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है दैट इज नोन एज जीन हम लोग कहते हैं। सो एक बार क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया था, देखो व्हाट आर जीन्स, वेयर आर दे लोकेटेड, ठीक है ना। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो है ना कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो जीन्स क्या होते हैं यहाँ पर जो है डिफिनेशन दे दिए हम। जीन्स क्या है, कहाँ पर लोकेटेड होता है ये जीन्स? दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? जीन्स जो है ना क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। देखो यहाँ पर ये एक सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं इस तरह से ये क्रोमोसोम्स होते हैं, देखे होंगे, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यही क्रोमोसोम्स जो है ना इसी के अंदर में होते हैं डीएनए। अगर हम लोग एक क्रोमोसोम को जूम इन हम लोग करते हैं, अगर एक क्रोमोसोम को हम लोग इस तरह से जूम इन करते हैं तो एक क्रोमोसोम के अंदर में ना क्रोमोसोम का आर्म्स जो है यहाँ पर आर्म्स मतलब कि ये सब जो हाथ है, ठीक है। कितने आर्म्स है यहाँ पर? 4 आर्म्स आर देयर ऑफ ए क्रोमोसोम। 4 आर्म्स है,
चार आर्म्स को हम लोग कहेंगे क्रोमैटिड्स भी हम लोग कह सकते हैं, CHROMATIDS, क्रोमैटिड्स भी कहते हैं बच्चों, क्रोमैटिड्स, ठीक है ना। लोअर क्लासेस में क्लास 9 ये सब में जो है ना पढ़े होंगे, याद करने की कोशिश करो। अगर याद नहीं भी आ रहा है फिर भी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पर जो है ना सारा चीज बता ही रहे हैं। देखो ये क्या है, क्रोमैटिड, हर एक आर्म को हम लोग कहेंगे क्रोमैटिड। अब इसके अंदर में अगर हम लोग थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं ना, तो देखो इसके अंदर में ना इस तरह से एकदम पूरा एकदम हाईली कोल्ड ऐसे करके सोलेनॉइड की तरह, फिजिक्स में जो होता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जब इलेक्ट्रिक वायर को इस तरह से कोल्ड किया जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं ना, फिजिक्स में ये चीज है, ठीक है। तो एकदम बहुत हाईली कोल्ड ऐसे करके एकदम पूरा लपेटा सपेटा हुआ यहाँ पर जो है ना स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये क्या है बच्चों, ये जो है ये है डीएनए, ठीक है। ये क्रोमैटिड के अंदर में क्या होता है, डीएनए होता है, इस तरह से हाईली कोइल किया हुआ रहता है डीएनए। ओके, नाउ यू सी डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन जो क्या करता है, जो अपने अंदर में कैरेक्टर छुपा करके रख सकता है, यानी कि कैरेक्टर एक्सप्रेस करवा सकता है। जैसे कि ये देखो ये डीएनए का एक छोटा सा ये पोर्शन है, ये क्या कर सकता है, मान लेते हैं ये जो है ना कोई एक कैरेक्टर जो है ना एक्सप्रेस करा सकता है। तो ये डीएनए का ये छोटा सा पोर्शन जो कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवा सके उसको हम लोग कहेंगे जीन कहेंगे। सो वेयर आर जीन लोकेटेड, जीन जो है ना, जीन इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए इनसाइड क्रोमोसोम। तो हम लोग बोल सकते हैं जीन आर लोकेटेड इनसाइड क्रोमोसोम। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है ना हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक मेल पेरेंट लेते हैं, ये किसका सिंबल है, मेल पेरेंट का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, फीमेल पेरेंट का ये सिंबल है, ठीक है। मेल फीमेल का सिंबल ये है। यहाँ पर जो है ना एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के बीच में हम लोग क्या करवा दिए, क्रॉसिंग करवा दिए। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन या फिर मैटिंग होता है क्रॉसिंग का मतलब। यहाँ पर जो है ये मेल जो है ना, मेल के अंदर में हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। हमारे अंदर में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है और ये सब सारे कैरेक्टर्स है ना पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसमिट होते रहता है, होगा ही। यहाँ पर ये जो पापा है ना, ये जो फादर है, फादर के अंदर में जो कैरेक्टर है ना, कौन से कैरेक्टर है मान लेते हैं हम लोग, फादर इज टॉल एंड वाइट मान लेते हैं हम लोग। फादर दिखने में कैसा है, एकदम लंबा चौड़ा है और एकदम गोर गुर्रा है, एकदम पूरा है, ठीक है। और ये जो है मम्मी जो है ना कैसी है, मम्मी जो है ड्वार्फ है, नाटी है थोड़ा सा, एंड डार्क भी है, काली भी, ठीक है। पापा को बहुत बढ़िया बना दिया, मम्मी को एकदम ये बना दिए, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, ये पढ़ने के लिए हम लोग जो है ना ऐसा करना, एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है देखो इसमें से ये दोनों क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ पर जो है अब क्या बनेगा, जाइगोट यहाँ पर बनेगा, दिस वन इज जाइगोट, जाइगोट से बनेगा फिर चाइल्ड। ये जाइगोट के अंदर में ना क्या क्या कैरेक्टर आएगा बताओ, ये सब आएगा क्या, टॉल ड्वार्फ वाइट डार्क सब आएगा क्या, नहीं आ सकता ना। टॉल और ड्वार्फ दोनों एक साथ में आदमी कैसे हो सकता है, कभी टॉल बनेगा कभी ड्वार्फ बनेगा, ऐसे थोड़े हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना टॉल एंड ड्वार्फ में से एक कोई आएगा, कौन सा वाला आएगा, जो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा, ध्यान से सुनना है, वो कैरेक्टर जो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा वो आएगा जाइगोट में, ठीक है। वो कैरेक्टर जो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। तो टॉल एंड ड्वार्फ में कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, टॉल है ज्यादा फेवरेबल, मतलब कि जो एनवायरनमेंट में ज्यादा अडेप्टेबल होता है, जो अच्छा वाला कैरेक्टर है। फिर जाकर के व्हाइट एंड डार्क में कौन सा ज्यादा अडेप्टेबल है, फेवरेबल है। ऐसा लग रहा होगा किसी किसी को कि व्हाइट एकदम गोल गुर्रा होना अडेप्टेबल है, नहीं, ठीक है ना। ये डार्क स्किन कलर जो है ना, दिस इज मोर एडाप्टेबल, दिस इज मोर फेवरेबल, ठीक है। तो देखो ना डार्क स्किन कलर वाले एकदम पूरा तगड़ा तगड़ा होता है ना, नेग्रो सब अफ्रीका में जो रहते हैं, डार्क स्किन कलर इज मोर एडाप्टेबल। सो वी कैन सी हियर, जब यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स को हम लोग क्रॉस करवाए तो यहाँ पर जो है जाइगोट बना। और अब ये जाइगोट जो है ना इसका कैरेक्टर हम लोग जो है थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, जाइगोट का कैरेक्टर कंपेयर करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ये जाइगोट जो है ना इसके अंदर में जो कैरेक्टर आया है, क्या ये पापा से या फिर मम्मी से एग्जैक्टली सेम है, नहीं होगा, ठीक है। पापा से या फिर मम्मी से एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, हाँ मिक्सअप करके जरूर होगा। यहाँ पर टॉल एंड व्हाइट में से देखो ये टॉल एंड डार्क है, टॉल तो है, डार्क तो इसमें नहीं है। फिर जाकर ये टॉल एंड डार्क है, यहाँ पर है ड्वार्फ एंड डार्क। तो यहाँ पर जो है ना टॉल इसमें तो नहीं है लेकिन डार्क तो है। तो यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है कि मम्मी का कुछ कैरेक्टर आ रहा है, पापा का कुछ कैरेक्टर आ रहा है। हम लोग तो यहाँ पर बस दो कैरेक्टर कंसिडर किए, हमारे बॉडी में हजार कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। हजार कैरेक्टर्स लेकर के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दो कैरेक्टर काफी है हम लोग, देखो यहाँ पर दो, हम यहाँ पर बस यही बताना चाहते हैं कि जब एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर जो है ना मिक्सअप होकर के ट्रांसफर होता है चाइल्ड में, मिक्सअप होकर के। और देखो यहाँ पर जो है ना ये एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ हो रहा है, ठीक है।
अब देखो इस तरह से यहाँ पर ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन से अब दूसरा जनरेशन जो यहाँ पर बनेगा उसमें भी क्या होगा, उसमें भी थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंज आएगा ना। यहाँ पर भी जो है ये सपोज ये मेल है, मेल ये है, यहाँ पर जो है एक फीमेल के साथ इसको फिर हम लोग क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कैरेक्टर जो है ना थोड़ा सा क्या आएगा, मिक्सअप, इसका और इसका, ये फादर और ये मदर दोनों का कैरेक्टर मिक्सअप होकर के इसमें आएगा। तो ये इंडिविजुअल है ना थोड़ा सा अलग दिखेगा, किससे, ये इंडिविजुअल थोड़ा सा अलग दिखेगा ये जनरेशन से। फिर ये जनरेशन से अब दूसरा जनरेशन में जब कैरेक्टर आएगा तब भी थोड़ा सा चेंज आएगा, इससे थोड़ा सा चेंज आएगा, आते 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 जब हजार जनरेशन यहाँ पर पूर्ण जाएगा ना, हजारों जनरेशन, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का हजारों जनरेशन, ह्यूमन बींग्स का ही नहीं, सिर्फ कोई भी एनिमल का, कोई भी प्लांट का हो सकता है। जब हजार जनरेशन यहाँ पर पूर्ण जाएगा, हो जाएगा, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तो लग जाएगा इसमें, लाखों साल, हजार जनरेशन का मतलब कितना साल, लाखों साल तो लगेगा ना। एक जनरेशन तो 100 ईयर्स हम लोग मानते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो हजार जनरेशन मतलब कि लाखों साल यहाँ पर लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा। तो इस तरह से जो है ना लाखों साल बाद जो है ना कैरेक्टर में चेंज आते 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 यहाँ पर जो लास्ट में यहाँ पर जो बहुत मतलब कि हजार जनरेशन के बाद जो यहाँ पर ये इंडिविजुअल बनेगा ना, उसका कैरेक्टर अगर हम लोग इसके साथ, ये पहला जनरेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कैसा लगेगा दिखने में, एकदम बहुत चेंजेस एकदम दिखने को मिलेगा, बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर वही है कि इस तरह से हजार जनरेशन के बाद ना ये लास्ट वाला जो इंडिविजुअल है, इसका कैरेक्टर जो है ना, ये पहला जनरेशन जो है इससे एकदम बहुत ज्यादा ही क्या होगा, अलग दिखेगा, बहुत ज्यादा ही अलग दिखेगा। और ये हो सकता है कि ये एक अलग स्पेसिस के ही तरह दिख जाए, और ऐसा हुआ है, हम लोग के साथ भी हुआ है, ह्यूमन बींग्स के साथ हुआ है। पहले अर्ली मैन जो है, अर्ली मैन वो लोग क्या हुआ करते थे, अर्ली मैन दे वेयर कॉल्ड एज होमो निंडरथेल्स। अर्ली मैन का नाम जो है ना देखो, होमो निंडरथेल हुआ करता था, होमो निंडरथेल, बहुत पुराने अर्ली मैन सब था। फिर उसके बाद होते 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 क्रो मैग्नन मैन, जावा मैन, क्या 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 एकदम, क्रो मैग्नन, जावा मैन, क्या क्या बहुत सारे एकदम आया। तो सब आने के बाद एकदम होमो इरेक्टस ये सब आया, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है ना, इसके बाद फिर हजार जनरेशन के बाद फिर क्या आया है, अभी लास्ट में आए हैं हम लोग मॉडर्न मैन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, अगर वो लोग का कैरेक्टर और हम लोग का कैरेक्टर कंपेयर करते हैं तो कितना ज्यादा सिमिलर होगा, कितना ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंसेस है वो लोग का कैरेक्टर में और हम लोग का कैरेक्टर में, ठीक है। जैसे मान लेते देखो ये सब निंडरथेल को ही देखो ना, निंडरथेल ये सब जो है ना, ये सब का ब्रेन कैपेसिटी बहुत कम हुआ करता था, इसलिए ब्रेन जो है ना साइज छोटा हुआ करता था। लेकिन ये लोग खाने वाने में, मुंह चलाने में ना बहुत तेज था, बहुत आगे था, इसलिए मुंह जो है ना ऐसे भैंस की तरह इतना बड़ा करके हुआ करता था। फिर जा करके जो है ऐसे दांत जो है, ये दो का दांत जो है कैनाइन थी, ये एकदम ऐसे करके निकला हुआ रहता था, ताकि जो है ना कच्चा मांस खा सके, कच्चा एनिमल्स को एकदम शिकार करके कच्चा ही खाता था, चबा चबा करके। तो ये पूरा एकदम कैसा होगा, राक्षस कैसा एकदम होगा, ठीक है। तो वो लोग से जो है ना हजार जनरेशन के बाद थोड़ा चेंजेस आते गया, हर जनरेशन में थोड़ा चेंजेस आते हजार जनरेशन के बाद यहाँ पर जो है नया एक स्पेसिस जो है ना दिखने को मिला, नया स्पेसिस बना। दिस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग बच्चे इसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन, कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस occurring from one generation to another over thousands of generations, ठीक है, हजार जनरेशन के बाद, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस, ठीक है, अलग एक स्पेसिस जो बन जाता है, न्यू स्पेसिस जो यहाँ पर बन जाता है हजार जनरेशन के बाद। थोड़ा चेंजेस आते थोड़ा चेंजेस आते एक नया जो स्पेसिस बन जाता है, दैट इज नोन एज, क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों ये इवोल्यूशन जो है ना कैसे आता है, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन का कैरेक्टर जो है ना इसमें चेंजेस आने के कारण से जो है ना ये इवोल्यूशन आता है। और देखो अगर चेंजेस आ रहा है, कैरेक्टर अगर चेंज हो रहा है इस जनरेशन से और इस जनरेशन, देखो ये जनरेशन से ये जनरेशन में जो है ना कैरेक्टर जब ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, चेंज आता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो ये चेंज जो है ना कैसे आएगा, जब तक जीन में चेंज नहीं आएगा तब तक कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा। हम लोग का बॉडी का कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो मॉरल साइंस वाला कैरेक्टर नहीं बोल रहे हम, डिसिप्लिन होना, सिंसियर होना, ऑनेस्ट होना, वो वाला कैरेक्टर नहीं बोल रहे हम, यहाँ पर बायोलॉजी का कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बॉडी का फीचर जो होता है उसको कहते हैं कैरेक्टर, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर जो है चेंजेस आना, हम लोग का पेरेंट्स और हम लोग के अंदर बीच में कोई भी जो है
कैरेक्टर में चेंजेस आना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कब तक नहीं आएगा? जब तक जीन में चेंज नहीं आ जाए तब तक नहीं आएगा। हम लोग के अंदर में हम लोग का कैरेक्टर जो है चेंजेस कैसे आएगा? जब जीन हम लोग का चेंज होगा ना, तो हम लोग का कैरेक्टर भी चेंज होगा। तो यहाँ पर एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में ये कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर जो है ना, एक्चुअली वो लोग का जीन और हम लोग का जीन में चेंजेस आ रहा है, इसीलिए जो है चेंज हो रहा है। क्या हम लोग का जीन और हमारे मम्मी पापा का जीन 100% सेम है? नहीं है, 99.9% सेम, ठीक है। 0.1% का डिफरेंस होता ही है। 99.99 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सारे होमोसेपियंस है ना, हम लोग जितने भी सारे इंसान हैं, होमोसेपियंस के बीच में 99.9% का सेम है डीएनए का, जीन का। और बनाना और ह्यूमन बींग्स के बीच में 90% का सिमिलरिटी है, ठीक है। मंकी और ह्यूमन बींग्स के बीच में 99% का सिमिलरिटी है, ठीक है। और सारे ह्यूमन बींग्स के बीच में ना 99.1% का सिमिलरिटी है। फिर जाकर के हम लोग मम्मी पापा के बीच में ना क्या होगा? 99.5, 99.6 ऐसा कुछ होगा सिमिलरिटी, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस जो है ना, देखो ये एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो है कैरेक्टर में चेंजेस जो आता है ना, वही डिफरेंस के कारण से आता है। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर में चेंजेस होकर के ट्रांसफर होता है। वो चेंजेस जो है किस लिए होता है, कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर जीन में चेंजेस आता है, इसलिए हम लोग का जीन और हम लोग के मम्मी पापा का जीन में चेंजेस आएगा। दिस इज नोन एज, अगेन ये जीन में जो चेंजेस आता है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक का मतलब जीन में, वेरिएशन का मतलब क्या है? वेराई करना, मतलब अलग अलग होना, चेंज आना। वेरिएशन मतलब चेंजेस, जीन में चेंजेस आना, ठीक है। सो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे गए हैं बच्चों, देखो एग्जाम में, व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन? जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? और फिर लिस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। जेनेटिक वेरिएशन जो है ना, इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये बताइए। जेनेटिक वेरिएशन के सिग्निफिकेंस। तो देखो जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? The changes in genes of an organism of a species from one generation to the other. The changes in genes of a species from one generation to the other is called as genetic variation. और जेनेटिक वेरिएशन आने से ना क्या क्या देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंस, क्या क्या एडवांटेजेस मिलेगा। सबसे पहले तो इवोल्यूशन होगा। देखो जेनेटिक वेरिएशन आने से इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है ना, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़े, देखो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पर जो है ना क्या होगा? न्यू स्पेसिस का यहाँ पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, नए नए स्पेसिस फॉर्म होगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में देखो होमो हैबिलिस से, होमो हैबिलिस यहाँ पर बाकी है, छूट गया है। फिर बहुत सारे हैं बीच में ना, बहुत सारे हैं, हम तो यहाँ पर कहाँ लिखे, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। सबसे पहला इंसान की तरह दिखने वाला जो, मतलब सबसे पहला जो ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ था ना, कौन सा था पता है? ये कोई मतलब कि लग सकता है कि रिलीजन ऐसा नाम दिया है, ऐसा नहीं है, ये साइंटिस्ट नाम दिया है, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये क्यों ऐसा नाम दिया है नहीं पता, हमको भी नहीं पता, रिसर्च करना होगा इसके ऊपर में। तो ये कोई भी यहाँ पर वो आदम आया था, एव आया थे, एक लड़का एक लड़की आया था, वो तो रिलीजियस है, वो सब जो है ना, वो सब साइंटिस्ट जो है ना उसको डिस्प्रूव भी कर चुका है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो स्पेसिस था अर्थ पे, ये पूरा वर्ल्ड वाइड के साइंटिस्ट सब एक्सेप्ट किया है और नाम दिया है, उसका नाम ना रामापिथेकस है, रामापिथेकस। तो आई डोंट नो ये रामा नाम क्यों दिया गया है, फिर से हम बोल रहे हैं, कोई यहाँ पर रिलीजियस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन रामापिथेकस ये सबसे फर्स्ट मैन ऑन अर्थ है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक पर्सन्स ऑन अर्थ, इंसान की तरह दिखने वाला, मतलब क्रिएचर और ऑर्गेनिज्म, रामापिथेकस, ठीक है। कहाँ पर ये होते थे? ये इंडिया में तो नहीं होते थे, रामा नाम है तो ये इंडिया में होगा ऐसा नहीं है, ये जो है ना साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जितने सारे हैं ना, हम लोग सब साउथ अफ्रीका से हम लोग ओरिजिनेट किए, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स के एंसेस्टर रामापिथेकस है। और हम लोग का पहला घर जो है, इंसान का पहला घर साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका है हम लोग का। अफ्रीका से ही जो है अलग अलग यहाँ पर कंटिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज में जो है हम लोग फैले, ठीक है। अफ्रीका है हम लोग का एंसेस्टर का घर। देखो न्यू स्पेसिस का फॉर्मेशन होता है जेनेटिक वेरिएशन आने के कारण से, इवोल्यूशन ऑफ स्पेस होता है जेनेटिक वेरिएशन आने के कारण से। फिर जाकर के बच्चों देखो एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ यहाँ पर,
कि जब ये मेल एंड फीमेल पेरेंट यहाँ पर क्रॉस किया तो यहाँ पर जो है ना ये अगले जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर आया, वही कैरेक्टर आया जो इन्वायरमेंट में क्या है, ज्यादा फेवरेबल है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है ना यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, मोर एंड मोर फेवरेबल, मोर एंड मोर एडाप्टेबल बना रहा है, ऑर्गेनिज्म को बना रहा है ना। इस तरह से ऑर्गेनिज्म को जो है इन्वायरमेंट में मोर एंड मोर एडाप्टेबल टू द इन्वायरमेंट बना रहा है, ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पर, मोर एडाप्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ता है। ऑर्गेनिज्म जेनेटिक वेरिएशन आने से एडाप्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर एडाप्टेबिलिटी बढ़ेगा ना तो सर्वाइवल रेट क्या होगा, जिंदा रहने का चांस जो है इन्वायरमेंट में क्या होगा, बढ़ेगा। सर्वाइवल रेट विल इंक्रीज, सर्वाइवल रेट इंक्रीजेस। सो बच्चों दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक इवोल्यूशन का, जेनेटिक वेरिएशन का एडवांटेज है। बच्चों अब देखो हम लोग जो है ना इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पहले हम लोग को पढ़ना होगा, तब जाकर के ये चैप्टर जो है ना अच्छे तरह से हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज देखो इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज में हम लोग एक तो पढ़ चुके थे, जीन क्या होता है, ये अभी पढ़ाने का फिर से जरूरत नहीं है। जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक कैरेक्टर एक्सप्रेस कराता है। अब देखो जीन जो है ना, इसके बाद एलील एक टर्म आता है, एलील। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलील? देखो एलील का फुल नेम होता है एलिलोमॉर्फ्स होता है, एलील का फुल नेम एलिलोमॉर्फ्स। एंड व्हाट आर दिस एलिलोमॉर्फ्स? एलिलोमॉर्फ्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए सेम जीन, मतलब एक ही जीन का दो अलग अलग रूप, अलग अलग चेहरा। एक जीन का दो अलग अलग रूप को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं एलील कहते हैं। एक जीन है उसका दो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप, चेहरा। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक जीन जो है ना, जीन किसको कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल्स कैरेक्टर। जीन जो है ना कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या, कैसे? जीन जो है ना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराता है, हम लोग पढ़े है ना। जीन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ए कैरेक्टर, ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। तो जीन जो है कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाएगा। अब हर एक कैरेक्टर का ना दो कंट्रास्टिंग फीचर होते हैं, हर एक कैरेक्टर का दो कंट्रास्टिंग फीचर होगा। जैसे कि देखो एक कैरेक्टर है, हम लोग ले लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल हाइट। हाइट नाम का ये कैरेक्टर है, ठीक है। हाइट में जो है दो कंट्रास्टिंग फीचर होगा, एक होगा देखो टॉल, एक होगा ड्वार्फ। मीडियम हाइट वाले भी होते हैं, लेकिन हम लोग को क्या लेना है, कंट्रास्टिंग लेना है। कंट्रास्टिंग मतलब पूरा एकदम ऑपोजिट वाला, तो टॉल ड्वार्फ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना देखो ये हाइट जो है ना, हाइट इज द कैरेक्टर, एंड ये टॉल एंड ड्वार्फ जो है ना, ये दोनों क्या है, हाइट जो है ना, हाइट क्या है, कैरेक्टर है। टॉल एंड ड्वार्फ जो है ना, ये क्या है, ये कंट्रास्टिंग फीचर है। टॉल एंड ड्वार्फ जो है ये है कंट्रास्टिंग फीचर्स। हाइट इज द नेम ऑफ कैरेक्टर, और ये टॉल एंड टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस जो है ना, ये फिर क्या है, ये है कंट्रास्टिंग फीचर्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा? कैरेक्टर विल बी कंट्रोल्ड बाय जीन, बट टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस जो है यानी कि कंट्रास्टिंग फीचर जो है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करता है एलील्स। तो समझने का कोशिश करो, जीन क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब हर एक जीन का जो है ना दो अलग अलग चेहरा होता है, अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है। वे दोनों अलग अलग फॉर्म जो है ना उसको हम लोग कहते हैं एलील, एलील कहते हैं, ठीक है। एक जीन जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और ये एलील जो होता है ये कंट्रास्टिंग फीचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक फिर एग्जांपल देते हैं, देखो हम कलर ऑफ आइज दे देते हैं, ठीक है। कलर ऑफ आइज, तो कलर ऑफ आइज जो है ना देखो, एक है ब्लैक कलर, एक है ब्राउन कलर, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है। ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, मोस्टली यही दोनों टाइप होता है, और सबसे ज्यादा तो ब्लैक होता है। तो यहाँ पर जो है ना ये आई कलर जो है ना, आई कलर ऑफ आइज, ये एक कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल करने के लिए ना एक जीन होगा। फिर जाकर के कलर ऑफ आइज में दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स क्या क्या है, एक है ब्राउन, एक है ब्लैक। तो ये ब्राउन आई कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए एक एलील होगा। ब्लैक आई कलर, इसको कंट्रोल करने के लिए एक एलील होगा, ठीक है। समझने का कोशिश करो, जीन कंट्रोल करता है किसको, कैरेक्टर को। एलील कंट्रोल करता है किसको, कंट्रास्टिंग फीचर को, ठीक है। सो ये चीज है। सो जीन और एलील ये हो गया अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम, ओके।
नाउ यू सी, ये जो दोनों है ना, ये टॉल एंड ड्वार्फ जो है ना बच्चों, इसमें ना एक इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है और एक इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा सा लेस फेवरेबल होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसी में, तो यहाँ पर टॉलनेस जो है ना ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है इन्वायरमेंट के लिए, और ड्वार्फ जो है ना ये लेस फेवरेबल है इन्वायरमेंट में। ठीक है, सही बोल रहे हैं हम। तो ये जो कैरेक्टर है जो इन्वायरमेंट में ज्यादा फेवरेबल होता है, मोर फेवरेबल टू द इन्वायरमेंट, एंड ड्वार्फ जो है ना ये लेस फेवरेबल है। ड्वार्फ जो है ये है लेस फेवरेबल, टॉल जो है ना ये क्या है, मोर फेवरेबल है। जो मोर एंड मोर फेवरेबल होता है ना वो क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। वो कैरेक्टर जो इन्वायरमेंट में ज्यादा फेवरेबल होता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर जो इन्वायरमेंट में लेस फेवरेबल होता है दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, रिसेसिव मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट में कम फेवरेबल होगा। डोमिनेंट मतलब क्या, जो डोमिनेट करके रहता है, यानी कि जो कैरेक्टर हेल्दियर कैरेक्टर होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, इन्वायरमेंट में बहुत एडाप्टेबिलिटी जिसका पावर ज्यादा होता है, उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ना इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग अगर टॉल को डिनोट करना चाहें, टॉल को अगर हम लोग डिनोट करना चाहें, ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग टॉल एंड ड्वार्फ, आउट ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ कौन सा यहाँ पर डोमिनेंट है बताओ? टॉल जो है ना ये है डोमिनेंट। तो टॉल जो डोमिनेंट है ना उसका बिगिनिंग लेटर ले लो, टॉल का बिगिनिंग लेटर है टी, और इसको ना कैपिटल फॉर्म में लिखो, ये कैपिटल टी, इससे ना टॉल डिनोट हो जाएगा। ये डिनोट करने के लिए टॉल को हम लोग जेनेटिक्स स्टडी करेंगे ना, तो हम लोग ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, और जो है ना फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में जो है ना मैथमेटिक्स आने वाला है। ठीक है, यही सब सारे चीज से एक बार बवाल भी हुआ था, मतलब अभी नहीं, मतलब कि आज से एकदम बहुत 100 साल पहले एक मेंडल नाम का एक बायोलॉजिस्ट अभी आएगा इसी चैप्टर में, उसके साथ ना बहुत बड़ा बवाल हुआ था कि मैथमेटिक्स कैसे यूज कर रहे हो बायोलॉजी में, क्यों नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं ना, हम लोग को तो अभी पता है कि मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इसे टूल, ग्रामर जैसे एक टूल है हर सब्जेक्ट के लिए, वैसे जो है ना मैथमेटिक्स एक टूल है। ठीक है, तो लेकिन तभी का साइंटिस्ट जो है वो लोग का कहना था कि नहीं, बायोलॉजी में मैथ्स कैसे, ठीक है, पागल सब था, बायोलॉजी में मैथ्स कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए मेंडल नाम का ये सुने होंगे, ग्रेगोर जोहान मेंडल, बुक में भी है, अपना एनसीईआरटी बुक में, रेफरेंस बुक में देख लेना। ग्रेगोर जोहान मेंडल जो है ना वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और जो है ना कुछ लॉज बनाया, कुछ थ्योरी दिया, वो सारा थ्योरी लॉ को ना एकदम सारे साइंटिस्ट मिलकर के ना कैंसिल करा दिया, रिजेक्ट करा दिया। फिर बहुत सालों बाद 3 गो फिर साइंटिस्ट आएगा, वो लोग ना क्या करेगा, मेंडल का जो ये सब काम सब है ना, फाइंडिंग सब है ना, इसको फिर से रीडिस्कवरी करेगा और पूरा दुनिया को जो है ना तब सच साबित करेगा। पूरा एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है मेंडल का, पूरा एकदम लगेगा कि मूवी का स्टोरी है। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे, बहुत मजा आएगा। देखो तो यहाँ पर जो है एक टॉल है, यहाँ पर जो है ना एक ड्वार्फ है। देखो टॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, देखो कैपिटल टी से, और यहाँ पर 2 को हम टी क्यों लिखे हैं, ए वो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखो अगर ये टॉल जो है ना ये पेरेंट है, मान लेते हैं ये एक टॉल पेरेंट है हम लोग के पास, एक ड्वार्फ पेरेंट है हम लोग के पास, तो टॉल पेरेंट जो है ना वो क्या होता है, डाइप्लॉइड होता है ना। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट तो हमेशा डाइप्लॉइड होता है, पेरेंट्स आर ऑलवेज डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड है इसलिए ना हम कैपिटल टी 2 बार लिखते हैं। ठीक है, और अगर गैमेट यहाँ पर होता ना, तो गैमेट अगर होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, गैमेट अगर होता, इन केस ऑफ गैमेट आई विल राइट सिंगल कैपिटल टी। और देखो ये ड्वार्फ क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टर है ना, ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ड्वार्फ को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ये डी लेकर के डिनोट करेंगे क्या? नहीं, जो यहाँ पर डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, टी से रिप्रेजेंट किए। वही टी को ना स्मॉल फॉर्म में लो, स्मॉल फॉर्म में, स्मॉल टी ऐसे करो। जो डोमिनेंट होगा उसी को ना स्मॉल लेटर में लिखना है रिसेसिव के लिए, और 2 को इसमें भी लिखेंगे क्योंकि ये ड्वार्फ जो है ना ये भी पेरेंट है, ड्वार्फ पेरेंट है, डाइप्लॉइड है। अगर गैमेट होता यहाँ पर ड्वार्फ वाले जीन जिसमें है ऐसा गैमेट होता तो उसको हम लोग स्मॉल टी लिखते हैं। एंड नाउ यू सी, इस तरह से हम लोग जो यहाँ पर ये जीन कौन से है, एलील कौन से है, ये एलील, ये दोनों जो है क्या है, ये कैपिटल टी होना, स्मॉल टी होना, क्या है ये सब एलील है ना। ये एलील कितने तरह के होते हैं, 2 यहाँ पर हाइट का जैसे एलील है, देखो 2 को एलील, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी। 2 एलील होगा, एक होगा कैपिटल टी, एक होगा स्मॉल टी।
और एलील जो है ना ये कंट्रास्टिंग फीचर को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल डी रिप्रेजेंट करेगा टॉल को, स्मॉल डी रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फ को। ठीक है, तो अभी जो है ना डोमिनेंट कैरेक्टर किसको कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर किसको कहते हैं, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जो है ना समझ लेते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन हम लोग जो एनवायरनमेंट में ज्यादा फेवरेबल होता है ये डिफिनीशन नहीं होगा, ये तो समझने के लिए समझाने के लिए बोले थे। डिफिनीशन थोड़ा सा अलग है। डिफिनीशन देखो क्या होता है, देखो हम यहाँ पर एक चीज बोलते हैं बाबू साहब, अगर यहाँ पर दो गो कैपिटल टी एक साथ में रहा, मतलब कि दो गो डोमिनेंट वाला एलील एक साथ में रहा, तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर वही जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस हो जाएगा, टॉल आ जाएगा। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में ना टॉलनेस का ही दो गो जीन, दो गो एलील है, तो वो क्या होगा, टॉल होगा। और अगर ऐसे है एक कैपिटल है एक स्मॉल टी है, तो इसमें क्या होगा, एक है कैपिटल यानी कि टॉल वाला एलील, एक है ड्वार्फ वाला एलील, इसमें कौन सा एक्सप्रेस होगा, वो इंसान जो है ना टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा या फिर क्या होगा, वो इंसान टॉल होगा। क्योंकि यहाँ पर ये रिसेसिव जो है, रिसेसिव को ना ये कैपिटल टी जो है ये क्या करता है, ऊपर में डोमिनेट करता है। तो जब यहाँ पर एक देखो ना, वो बड़ा एकदम मुस्टंडा लड़का है और एक इतना छोटा सा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा बड़ा वाला जो है ना डोमिनेट करके रखेगा। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी होता है कोई फ्रेंड सर्कल में छोटका वाला सब जो है ना डोमिनेट करके रखता है, वो इससे डोमिनेट करता है, दिमाग से। ठीक है, तो छोड़ो यहाँ पर इसमें आते हैं, यहाँ पर दिमाग उमाग का बात नहीं है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर है तो ये क्या होगा, ये होगा टॉल होगा। और अगर स्मॉल टी है तब ही क्या होगा, तभी सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ होगा। और कोई केस हो सकता है, और कोई केस तो नहीं हो सकता, ये तीन केस के अलावा। ठीक है, तो देखो ये डोमिनेंट इज दैट कैरेक्टर which is able to express in both homozygous and heterozygous condition। देखो अब यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, दो वर्ड आ गया, होमोजाइगस कंडीशन और आ गया एक हीटेरोजाइगस कंडीशन। बच्चों होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जब दोनों एलील्स, when both the alleles are same, जब दोनों एलील्स क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों एलील्स सेम होते हैं तब हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। जैसे एग्जांपल कैपिटल टी होना, ठीक है, स्मॉल टी होना, देखो दोनों देखो सेम है। कैपिटल आर होना, स्मॉल आर होना, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। क्या आर का मतलब क्या होता है ये सब भी देखेंगे हम लोग, चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ना देखो जब दोनों अगर सेम अगर होता हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। और अगर when the alleles are different, जब दोनों एलील्स डिफरेंट होगा, जैसे एग्जांपल एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तब हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस मतलब when both the alleles are different। तो यहाँ पर जो है देखो हम क्या बोल रहे हैं, डोमिनेंट वो कैरेक्टर होते हैं या फिर डोमिनेंट वो जीन होते हैं जो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है और देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हुआ है। So dominant is that character which can express itself even both in homozygous as well as heterozygous condition। दोनों कंडीशन में जो है ना जो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सके, उसको कहते हैं हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। और रिसेसिव क्या होते हैं बच्चों, रिसेसिव जो है ना देखो सिर्फ देखो ये स्मॉल टी जब है तभी जो है एक्सप्रेस कर पाता है। और अगर स्मॉल टी के अलावा कोई दूसरा, स्मॉल टी के अलावा अगर कैपिटल टी चले आया उसके साथ में, तो क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कि ड्वार्फ नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा। देखो ना यहाँ पर ड्वार्फ एक्सप्रेस किया है क्या, नहीं किया है, टॉल एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो रिसेसिव क्या होता है, which can express only in homozygous condition, और heterozygous कंडीशन में ना एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो ये है डोमिनेंट और रिसेसिव। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में और हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज जो है अभी भी बाकी है। ठीक है, बहुत मजेदार होगा। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो है ग्रेगोर जोहान मेंडल का स्टोरीज पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तब जाकर के लॉज, मेंडल ने जो लॉज दिया था वो हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, बहुत मजेदार होगा। ठीक है ना, मेंडल का स्टोरी भी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चैनल करते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बच्चों।